MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति। इसकी करेंगे प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 में कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं। सारे के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया जाएगा। प्रश्नावली करने से पहले इस पाठ का जो भी परिचय कराया गया है, परिचय वाली वीडियो है, उसको जरूर देख लेना है ताकि प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करना आपके लिए आसान हो। परिचय का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उसको देख लो, उसके बाद इस प्रश्नावली वाली वीडियो को देखने आ जाओ। तो प्रश्नावली 5.1 है, इसको शुरू करते हैं अगले पेज से। प्रश्नावली में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी यहां पर हमें कथन दिए गए हैं हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं, सत्य असत्य बताना है कारण सहित। तो पहले वाले को देखो, इसमें दिया गया है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लो हमारे पास कोई ये एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। देखो, एक रेखा खींच दी, दूसरी खींच दी, तीसरी, चौथी, अनेकों अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी भी एक बिंदु से। तो पहले वाले भाग में जो भी हमारा ये कथन दिया गया है कि बिंदु से केवल एक रेखा खींची जाती है, ये हो जाएगा असत्य है। तो इसके उत्तर में यहां पर लिख देंगे असत्य है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध है कि एक बिंदु से होकर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो भी पहले वाले भाग में हमें स्टेटमेंट दी गई थी, कथन दिया गया था, हमने बता दिया है कि वो सत्य है या फिर असत्य है और उसका कारण भी हमने बता दिया। तो अब दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। इसमें है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अगर कोई दो बिंदु हमें दिए गए हैं, जैसे यहां पर हमारा ये एक बिंदु है, ये हमारा दूसरा बिंदु है, इन दो बिंदुओं से होती हुई हम अनेकों रेखाएं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसा कथन कहता है। मैं कहूंगा बिल्कुल गलत ये कथन है। अगर हम दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा इस तरह से बनाएंगे तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से जो क्रॉस होकर जाएगी। अगर हम कोई भी दूसरी रेखा, एक के अलावा कोई भी हम दूसरी रेखा खींचना चाहें तो वो एक बिंदु से तो होकर गुजर जाएगी लेकिन दूसरे बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। अगर कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं तो उनसे केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। तो दूसरे वाले का यहां पर लिख देंगे, ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। और यहां पर लिखेंगे असत्य है क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दूसरे वाले भी हमने उत्तर कर दिया। आ जाते हैं तीसरे वाले पर। इसमें है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जो भी हमारी रेखा होती है, शांत रेखा क्या होती है? इस तरह से होती है, जैसे हमारे ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनको एक सीधी रेखा में जोड़ देंगे तो ये हमारी होती है एक शांत रेखा, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यानी कि शुरुआती और अंत वाला बिंदु हमें दिया गया होता है। जो भी हमारी इस तरह की रेखा होती है, शांत रेखा, इसको दोनों तरफ इस तरह से कितना भी हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो जो भी ये स्टेटमेंट दी गई है, कथन दिया गया है कि शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। यहां पर लिखेंगे सत्य है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भागों को हमने इस वाले पेज पर हल किया, लेकिन अभी कुछ भाग और भी बचे हैं, उनको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सत्य और असत्य बताना है। तो चौथे वाले भाग में हमें कथन दिया गया है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। कोई भी हमें दो वृत्त दिए गए हैं, मान लो एक वृत्त हमारा यहां पर दिया गया है, दूसरा वृत्त हमारा यहां पर दिया गया है। अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे के बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर ही होंगी। यही हमें कथन कहता है और यही सत्य भी है। तो यहां पर लिखेंगे सत्य है वृत्त आपस में बराबर हैं तो संपाती भी होंगे। इसके बाद संपाती होने पर वृत्त के माप बराबर होंगे, अतः वृत्त की त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगी। अगर ये दो वृत्त एक दूसरे के बराबर हैं तो ये संपाती भी हो जाएंगे और संपाती होने पर जो भी इनका माप होता है वो बराबर होता है। त्रिज्या का जो भी माप होगा वो बराबर हो जाएगा। तो सत्य हो जाएगा हमारा ये वाला कथन, कारण भी हमने बता दिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी यानी कि 5वें वाले भाग पर। इसमें आकृति दी गई है, आकृति में ए बी रेखा दी गई है, पी क्यू रेखा दी गई है, एक्स वाई रेखा हमें
दी गई हैं। हमें कहा गया है कि ए बी बराबर पी क्यू है। जो ए बी वाली रेखा है वो पी क्यू के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। ये वाली रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ए बी और एक्स वाई जो रेखा है ये एक दूसरे के बराबर होंगी, ये कथन कहता है। तो बिल्कुल सही कहता है। अगर हमारी देखो ए बी वाली पी क्यू के बराबर है, एक्स वाली वाई वाली पी क्यू के बराबर है। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें किसी एक ही चीज के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। ए बी पी क्यू के बराबर, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, तो ए बी और एक्स वाई ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यहां पर लिख देंगे सत्य है, क्योंकि जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर वो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भागों में हमने सत्य असत्य बता दिया, कारण सहित। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहां पर पद दिए गए हैं, इनकी परिभाषा यानी कि इनकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। इसके अलावा हमें यह भी बताना है क्या जैसे समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं या फिर रेखाखंड है, इनको समझने के लिए क्या हमें कुछ और परिभाषाओं की भी जरूरत होगी? बिल्कुल पड़ सकती है। जैसे बिंदु क्या होता है, हमें अगर नहीं पता है तो इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से रेखाएं क्या होती हैं, बिंदु क्या होती हैं, ये इसमें हमें नहीं दिया गया है, तो हमें उनकी आवश्यकता होगी इनको परिभाषित करने के लिए। अब बिंदु और रेखा क्या होती है, इसके लिए भाग एक परिचय, इस पाठ का जो परिचय है वो आपने देख लेना है, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग में समांतर रेखाएं हैं, इनको हमें परिभाषित करना है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? इस तरह से कोई भी दो रेखाएं हमारी हैं जो एक दूसरे से कभी ना तो मिलती हैं, ना एक दूसरे के पास आती हैं, ना ही ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। इनको कितना भी आगे बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे से ना तो दूर जाएंगी, ना ही पास आएंगी, ना ही एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी। मान लो यहां पर ये वाली हमारी रेखा है एम, ये वाली है एन। एम और एन रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी, जब ये एक दूसरे को कभी मिलेंगी ही नहीं आपस में अपरिमित रूप से बढ़ाने पर भी। तो जो भी इस समांतर रेखाओं की परिभाषा है उसमें यहां पर हमें लिख देना है। समांतर रेखाएं वे होती हैं जो एक तल में होती हैं तथा असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। यहां पर मैंने आपको समझा भी दिया है, परिभाषा भी लिख दी है। तो आ जाते हैं दूसरे पर, जिसमें हमें लंब रेखाएं बतानी हैं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? देखो लंब रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं। एक रेखा हमारी ये हो गई, दूसरी रेखा हमारी ये हो गई। दो रेखा जहां पर मिलती हैं, एंगल अगर 90 डिग्री का वहां पर बन जाए तो वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, या फिर कह सकते हैं लंब रेखाएं होती हैं। कोई भी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से मिलने पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, उनको लंब रेखाएं कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा जो भी है उसमें लिख देंगे। एक समतल में दो रेखाएं जो लंबवत कहते हैं, यदि एक दूसरे को केवल एक ही समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे लंब रेखाएं कहेंगे। परिभाषा यहां पर हमने लिख दी है। अब इसमें जो समकोण दिया गया है, समकोण क्या होता है? समकोण का मान होता है 90 डिग्री, यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, तो उनको हम कहेंगे लंब रेखाएं। बहुत आसान है ना। इसके बाद तीसरे पर आ जाओ। तीसरे में हमें बताना है रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड क्या होगा? एक रेखा अगर यहां पर मैं बना दूं इस तरह से, एक मिनट, ये मैंने एक रेखा बना दी जो किसी एक बिंदु से शुरू होती है, दूसरे बिंदु पर अंत हो जाता है। कोई भी हमारी ऐसी रेखा जो सीमित होती है, यानी कि एक उसका शुरू वाला बिंदु होता है, एक वहां पर बिंदु होता है जहां उसका अंत होता है, तो ऐसी रेखा को कहा जाता है रेखाखंड। इसकी परिभाषा में यहां पर हमें लिखना है एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई सीमित हो तथा यदि चाहें तो उसे दोनों ओर अपरिमित रूप से उसकी लंबाई बढ़ाई जा सके, रेखाखंड कहलाती है। जैसे हमारी ये एक रेखा है, इसका शुरुआत है और इसका अंत है, तो ये रेखाखंड हमारी हो जाएगी। अगर हम चाहें इसको आगे की तरफ इस तरफ बढ़ाना तो अपरिमित रूप से इसकी लंबाई अनगिनत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल इसी तरफ भी अनगिनत दूरी तक इसकी लंबाई
बढ़ाई जा सकती है। सीमित रेखा क्या होगी? जिसका शुरुआत और अंत हमें पता हो। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 भाग थे, तीनों भागों की परिभाषाएं हमने इस वाले पेज पर दे दी है, लेकिन कभी कुछ भाग और भी बचे हैं, उनको भी समझना है, उनकी परिभाषाएं भी हमें देनी है। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे वाले भाग में हमें परिभाषित करना है वृत्त की त्रिज्या को। एक वृत्त हमें दिया गया है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो उसके लिए एक केंद्र यहां पर बना लेंगे। केंद्र और जो वृत्त की परिधि है, इसके बीच की दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। तो जो भी केंद्र है और परिधि है, इसको एक सीधी रेखा में इस तरह से जोड़ देंगे। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, छोटे वाले आर से। केंद्रक से वृत्त की परिधि की जो दूरी होती है, उसी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी जो भी परिभाषा है यहां पर उसमें लिख देंगे। किसी भी वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा की लंबाई को त्रिज्या कहा जाता है। जैसे यहां पर मैंने आपको बता दिया है, परिभाषा मैंने लिख दी है। तो चौथा वाला भाग हुआ कंप्लीट। पांचवें वाले भाग में हमें वर्ग को परिभाषित करना है। तो वर्ग क्या होता है? देखो, इस तरह की शेप बनाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जो मैंने बनाया है, ये क्या हुआ? हमारा एक वर्ग मैंने बनाया है। इस वर्ग की जिस जो भी ये वर्ग है, ये एक चतुर्भुज होता है, यानी कि 4 भुजाओं से बना होता है। जो भी इसकी चारों भुजाएं हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं, और चारों भुजाएं जहां पर भी एक दूसरे से मिलती हैं, 90 डिग्री का वो कोण बनाती हैं। यानी कि एक ऐसी आकृति जो चतुर्भुज हो और सारी भुजाएं उसकी बराबर हो और अंदर वाले सभी कोण 90-90 डिग्री के हों, तो उसे हम वर्ग कहेंगे। इसकी परिभाषा में यहां पर हम लिख देंगे, ऐसा चतुर्भुज आकार आकृति जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो एवं सभी कोण 90 डिग्री के हों, वर्ग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें यहां पर पद दिए गए थे, सभी को हमने परिभाषित कर दिया है। अच्छी तरह से उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये 2 अभिधारणाएं दी गई हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमसे पूछे हैं, उन्हीं का उत्तर हमें यहां पर करना है। तो पहले अभिधारणाओं को ही समझते हैं। पहले यहां पर दिया है पहली अभिधारणा, 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। इसको समझते हैं, बनाकर समझते हैं। जैसे हमारा मान लो ये ए बिंदु है, उसके बाद ये हमारा बी बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को सीधी रेखा में चलो मिला देते हैं, तो बीच में यहां कहीं पर सी बिंदु भी विद्यमान है। ये है पहली अभिधारणा जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है। इसके बाद दूसरी अभिधारणा में कहा गया है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। 3 बिंदुओं की बात की गई है और तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं है। तो कुछ इस तरह से स्थिति होगी हमारी, जैसे हमारा ये ए बिंदु हो गया, ये हमारा बी बिंदु हो गया, यहां पर हमारा कोई सी बिंदु हो जाएगा। अगर हम ए और बी को सीधी रेखा में जोड़ते हैं, तो सी बिंदु उस रेखा पर नहीं है, रेखा से हटके हैं। 2 अभिधारणाएं क्या हैं? ए बी हमारी ये 2 बिंदु हैं और उनके बीच में सी कहीं पर है। ए बी और सी हमारे 3 बिंदु हैं जो एक सीधी रेखा पर नहीं है। 2 अभिधारणाएं हमने यहां पर समझी। अब इन दोनों अभिधारणाओं से संबंधित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछता है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? भैया बहुत सारे अपरिभाषित शब्द हैं। बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, शांत रेखा क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें हमें नहीं दी गई हैं। तो यहां पर हमें लिखते हुए चलना है। हाँ, यह अभिधारणा में कई अपरिभाषित शब्द हैं, जैसे रेखाएं क्या होती हैं, बिंदु क्या होती हैं, आदि आदि बहुत सारी अपरिभाषित चीजें, यहां पर बहुत सारे अपरिभाषित शब्द इसमें आ जाते हैं। इसका उत्तर हमने यहां पर कर दिया। इसके बाद पूछा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, यानी कि संगत हैं? बिल्कुल, जो भी हमारी ये अभिधारणाएं हैं, ये अलग अलग स्थिति को बताती हैं। एक स्थिति में ए और बी के बीच बिंदु सी है, तो बिल्कुल संभव है, हमने ये बना भी दिया है, जो भी हमें अभिधारणा में कहा गया है। दूसरी स्थिति में ए बी और सी जो बिंदु हैं वो एक सीधी रेखा पर नहीं है, ये स्थिति भी संभव है। तो हम ये कह सकते हैं, जो दोनों अभिधारणाएं हमें दी गई हैं ये अविरोधी हैं, यानी कि ये संगत हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर, यह अभिधारणाएं संगत हैं क्योंकि दोनों अलग अलग स्थितियों से संबंध
रखती हैं। इसके बाद तीसरे में हमसे पूछा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। जो भी हमें ये अभिधारणाएं दो दी गई हैं ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन यूक्लिड की अभिग्रहित का अनुसरण जरूर करती हैं। यूक्लिड की अब जो भी हमारी अभिग्रहित है 5.1, अभिग्रहित नंबर 5.1 में क्या कहा गया है कि अगर हमें कोई दो बिंदु दिए गए हैं तो उनसे एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, हमें बताया गया था ना। तो यहां पर उसके लिए लिख देंगे ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन ये यूक्लिड की अभिग्रहित का अनुसरण जरूर करती हैं। कौन सी का? अभिग्रहित नंबर 5.1, जिसमें कहा गया है दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहां पर दिया हुआ बिंदु ए और बी है तो हमने एक सीधी रेखा खींच दी है, ये उस अभिग्रहित 5.1 को जरूर फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी यहां पर हमें अभिधारणाएं दी गई थी इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हमें यहां पर 3 प्रश्न पूछे गए थे तीनों को हमने यहां पर उत्तर कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित है कि AC बराबर में BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर होगा 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हमें स्थिति दी गई है दो बिंदु हैं A और B, तो सबसे पहले इसी को बनाते हुए चलते हैं आकृति। तो यहां पर हमारा ए बिंदु आ गया, ये हमारा गाइस बी बिंदु आ गया, जो सीधी रेखा में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में एक सी बिंदु स्थित है, तो यहां पर इस तरह से बिंदु बना के सी हमने बना दिया। अब ये कहा गया है कि ए सी बराबर में बी सी है। ए से लेके सी की दूरी और बी से लेके सी की दूरी बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो यहीं पर लिखूंगा ए सी बराबर में बी सी, ये हमें गिवन है, दिया गया है। इसके बाद हमें यह सिद्ध करना है कि ए सी बराबर है 1/2 ए बी के। तो बहुत आसान चीज यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मैं जोड़ देता हूं बराबर। यहां पर हमारे पास है बराबर में बराबर चीजें जोड़ने पर रिजल्ट बराबर ही हमें मिलता है। तो इस तरफ जो हमारा ए सी है ऐसा का ऐसा लिखूंगा, बराबर का निशान लगा करके बी सी है इसको भी ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। अब AC में और BC में मैं कुछ बराबर चीजें जोड़ देता हूं। जैसे यहां पर AC में मैं अगर AC ही जोड़ दूं और इस तरफ मैंने इस तरफ AC जोड़ा है तो इस तरफ भी मैं अगर AC जोड़ देता हूं तो जो भी हमारा बराबर AC और BC था बराबर में मैंने AC और AC दोनों तरफ सेम वैल्यू जोड़ दी है, तो अभी भी ये बराबर ही रहेंगे। इनको जोड़ते हैं, AC जमा में AC करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2AC, बराबर का निशान लगा करके BC जमा में AC। इसको जोड़ने के लिए हमें आकृति को देखना पड़ेगा। देखो यहां पर है BC, बी से सी की बात की गई है, उसके बाद जमा का निशान है और ए सी लिखा गया है, तो ए से सी की यहां पर बात की गई है। अगर हम बी सी और ए सी इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये पूरी लाइन बन जाती है जो कि ए बी है, यानी कि बी सी जमा में ए सी करने पर मेरी पूरी लाइन ए बी बन गई है। अब यहां पर सिंपल जो भी हमारा ए सी है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा ए बी, जो यहां पर दो ए सी के साथ गुना में है। ए सी और दो के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इट मीन्स गुना है। अगर ये गुना में है, दो को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी बराबर में 1/2 ए बी। यहां पर एक कैसे आया, अपनी तरफ से हम लिख सकते हैं। अगर हमें ऊपर एक की जरूरत है तो अपनी तरफ से लिखा जा सकता है, नीचे अगर एक की जरूरत है तो वो भी लिखा जा सकता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, AC बराबर है 1/2 AB के, ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु
होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 से संबंध रखता है। तो हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो आकृति हमने बनाई थी कि हमारा एक रेखाखंड ए बी है, उसका मध्य बिंदु सी है। जो भी हमारा ये आकृति है, इसी से संबंधित प्रश्न हमें दिया गया है कि जो भी हमारा रेखाखंड होता है उसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु, ये हमारा सी इसका मध्य बिंदु है। हमें यह सिद्ध करना है कि एक ही मध्य बिंदु होता है। तो उसके लिए हल में यहां पर मैं लिखूंगा, माना ए बी के दो मध्य बिंदु सी और डी हैं। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भैया चलो एक नहीं दो मध्य बिंदु होते हैं किसी भी रेखाखंड के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सी मध्य बिंदु तो यहां पर हमने बना रखा है, डी वाला मध्य बिंदु भी यहां पर बना देते हैं। मान लो ये हमारा डी बिंदु हो गया। अब यहां पर क्या किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये सिद्ध किया था कि जो भी हमारा ए सी है वो बराबर है 1/2 ए बी के। इसका मतलब क्या होता है कि ए सी ये वाला जो हिस्सा है ए बी का आधा है, पूरी रेखा का आधा हमारा ए सी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए डी बराबर में 1/2 ए बी होगा। डी हमारा यहां पर मध्य बिंदु है, सी भी मध्य बिंदु है और डी भी मध्य बिंदु है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ए डी है इस पूरी रेखा का आधा होगा ए से डी, यानी कि ए डी बराबर में 1/2 ए बी। सिंपल दो चीजें यहां पर मैंने लिखी, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा पहली इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन, यानी कि पहला और दूसरा समीकरण। ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ए सी में से ए डी को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा ए सी घटा में ए डी। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे। ऊपर देखो यहां पर 1/2 ए बी है, नीचे देखेंगे तो यहां पर भी 1/2 ए बी है। 1/2 ए बी में से 1/2 ए बी को घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 0, यानी कि 0। अगर उत्तर 0 आया है यानी कि ये हमें बताता है कि ए सी और ए डी, जो भी हमारा ए सी है और ए डी है, ये एक दूसरे के बराबर हैं। या फिर मैं यहां पर आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर हमारा ए सी एज इट इज आ जाएगा, घटा का ए डी है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का ए डी। ए सी और ए डी ये एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं तो डी अलग से कोई बिंदु होगा ही नहीं। सी और डी यानी कि एक ही बिंदु होंगे, ये दोनों हमारे एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये अलग अलग बिंदु होने की बजाय एक ही बिंदु हैं, ये समपाती हैं। तो यहां डी बिंदु जो हमने बनाया था असल में वो यहीं इसी सी के ऊपर ही है, ये समपाती हैं। यहां पर लिख देंगे सी और डी समपाती हैं, सी और डी एक दूसरे के ऊपर ही हैं, कोई अलग अलग बिंदु वो नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यहां पर बीच में मध्य भी आएगा, मध्य बिंदु होता है। कोई भी रेखाखंड अगर हमें दिया गया है तो उसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। जो भी हमें ये आकृति दी गई है इसमें AC और BD, यहां पर आप देखो A से C ये वाली और B से D ये वाली, ये एक दूसरे के बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा। A से B और C से D ये एक दूसरे के बराबर हैं। सिद्ध करेंगे, बहुत आसान है। जो भी हमें दिया गया है वो लिखेंगे। AC बराबर में BD, ये तो हमें यहां पर दिया गया है, ऐसा का ऐसा हमने यहां पर लिख लिया है। AC और BD एक दूसरे के बराबर हैं। बराबरों में से बराबरों को घटाने पर रिजल्ट बराबर ही मिलता है हमें। अगर मैंने इस वाक्य को बोला है, अगर आपने भाग एक परिचय देखा होगा तो इस वाक्य का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। हम यही करने वाले हैं, बराबरों में से बराबर को घटाएंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं AC ऐसा का ऐसा, बराबर का निशान लगा करके BD ऐसा का ऐसा। दोनों तरफ से मुझे बराबर चीज घटानी है। अगर AC की बात करें तो AC में से मैं ये वाला पार्ट घटा लेता हूं जो आपको यहां पर दिख रहा है। BC घटा का निशान लगा करके BC, जो मैंने इस तरफ घटाया है वही मैं इस तरफ भी घटाऊंगा। B से D है मेरा, इसमें से मैं BC को घटाऊंगा तो यहां पर भी घटा का BC मैंने कर दिया है। AC में से BC को घटाएंगे। देखो यहां पर A से C हमारी ये वाली रेखा है, इसमें से BC को हमने घटा दिया
तो बचेगा क्या मेरा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाएगा ए से बी तक का, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमने घटा दिया है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा ए बी बराबर का निशान लगा करके, यहां पर बी डी में से बी सी को घटाना है, बी से डी यहां पर मेरी रेखा है, इसमें से भी यही हिस्सा हमें बी सी घटाना है। तो बचेगा सी से डी तक का ये वाला हिस्सा घट गया है, तो सी डी यहां पर आ जाएगा। केवल 2 लाइनों में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लिया है। हमें AC बराबर में BD दिया गया था, दोनों तरफ से BC अगर हम घटा देंगे तो जो भी हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। प्रश्नावली 5.1 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 अभी बचा है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। प्रश्नावली 5.1 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, इसका उत्तर भी लिखा गया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, यह हमें बताना है। इसके बाद यहां पर यह भी दिया गया है, ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। यह 5वीं अभिधारणा नहीं, 5वें अभिग्रहित से संबंधित है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, देखो 5वां जो भी हमारा अभिग्रहित है वो क्या कहता है, एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको समझा देता हूं। देखो मान लो हमारे पास ये एक रोटी है, ठीक है। इस रोटी का मैं एक यहां से इस तरह से एक टुकड़ा निकाल लेता हूं। ये यहां पर मैंने इसका एक टुकड़ा निकाल लिया। अगर यहां पर तो ये वाला जो टुकड़ा निकाला है, ठीक है, यहां से मैंने एक इस तरह का टुकड़ा निकाल लिया। अब इस रोटी को इसमें से जो निकाला गया टुकड़ा है उससे इसकी तुलना करेंगे। तुलना करो कौन बड़ा है, हमेशा रोटी ही बड़ी रहेगी, पिज्जा मान लो या रोटी मान लो जो भी है। तो जिसमें से भी निकाला गया होता है, चाहे कोई छोटा हिस्सा निकालो चाहे कोई बड़ा हिस्सा भी अगर निकाल लेंगे तो भी इस पूरी रोटी से कंपेयर करेंगे तो हमेशा रोटी ही बड़ी रहेगी। पिज्जा या रोटी जो भी आपने माना है, हमेशा जो पूर्ण है, इस पूर्ण में से कोई भी टुकड़ा हमने निकाला है वो टुकड़ा हमेशा पूर्ण से छोटा होगा। समझ गए ना, बहुत आसान है। तो एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये हम दुनिया में कुछ भी चीजें हैं, कोई भी उपस्थित जो चीजें हैं उस पर अगर हम इसे अप्लाई करते हैं, इस कथन को उस पर लागू करते हैं तो ये कथन हर चीज पर सत्य होता है कि पूर्ण बड़ा होता है उसके भाग से। ये भाग है, ये पूर्ण है तो पूर्ण बड़ा होगा, इसीलिए ये निशान मैंने लगाया है। अब यहां पर देख भी लेते हैं, यूक्लिड की अभिग्रहित 5 के अनुसार एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, समझा मैंने दिया है। इस अभिग्रहित को एक सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए ये सत्य होता है। किसी भी वस्तु पर इसे लागू कर दो, किसी भी सामान पर इसे लागू कर दो, किसी भी चीज पर, दुनिया में कोई भी चीज है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, हर एक चीज पर यह लागू होता है। इसीलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना गया है। यह सिर्फ मैथ नहीं, किसी भी चीज पर लागू करेंगे तो हमेशा सत्य ही रहेगा, ट्रू ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी हमें दिया गया था उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों यह सर्वव्यापी सत्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ प्रश्नावली 5.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी सहपाठियों के साथ वीडियोज को, चैनल को शेयर भी करना। और ज्यादा हिंदी माध्यम वाली वीडियोज मैं आपके लिए इसी तरह से लेकर आता रहूंगा। जो भी हमने यहां पर प्रश्नावली की है, प्रश्नावली के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियो हैं, परिचय वाली या फिर अन्य प्रश्नावलियां, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली एजुकेशनल वीडियो में।